वेलकम बैक टू सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ ऐसे रवैयों की बात करेंगे जिनके हमें समझ ही नहीं आ रही होती, उनको समझाने की कोशिश करें तो वो समझ भी नहीं रहे होते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं और वो फिर हम लोगों को बुरा भला भी कह रहे होते हैं। लेकिन ये दुनिया जो है वो मुख्तलिफ रवैयों के हामिल लोगों से भरी हुई है और कोई ज़िंदगी की दौड़ में आगे है, कोई पीछे है। हर शख्स अपनी सलाहियतों और कोशिशों के मुताबिक ज़िंदगी की स्टेज में अपना अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा है। मगर उन्हीं लोगों के हम देखें तो दरमियान में ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जो कि खुद पसंदी का शिकार होते हैं, जो उनको सिर्फ अपना आप ही नज़र आ रहा होता है और दूसरे कोई भी नज़र नहीं आ रहे होते। वो कहते हैं हम ही सब कुछ है। ये डिसऑर्डर है। हमें ये अंडरस्टैंड सबसे पहले करना है कि हम उनको ब्लेम करने की बजाय क्या कोई कोशिश कर सकते हैं कि वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि उस शख्स को तो समझ ही नहीं आ रही है। यानी कि अगर हम बात करें कि मसला क्या है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं। वो समझते हैं कि सब इम्पोर्टेंस जो है दुनिया की वो मेरे लिए होनी चाहिए और मेरे बाद सब लोग आते हैं, और अगर आपने मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है तो फिर आप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपने पता नहीं दुनिया जहान की ज्यादती कर दी है और क़यामत के रोज़ जाकर ये बदला मैंने आपसे लेना। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा हमजा, ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये समझना कितना ज़रूरी है कि वाकई में ये डिसऑर्डर है और उसको ठीक हो भी सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखें तो आप में दिलचस्पी जो है वो अपने आप में दिलचस्पी तो ले रहे होते हैं ना वो, और हर चीज़ में अपने आप को हाईलाइट करते हैं। लेकिन इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कि किसी हद तक शायद हम सब में मौजूद हों, लेकिन ज़्यादातर मामलात में ये एक बीमारी की शक्ल में सामने आती हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि ये ख्याल हमें होना कि आप बहुत अहम हैं और आपसे मिलने जुलने वाले जो लोग हैं वो शायद उस तरह के नहीं है, और उन लोगों को आपके बारे में ख्याल करना है, आपकी केयर ही करनी है और आपको किसी की केयर की ज़रूरत नहीं है। ये मामला क्या है, इसको हम कहते क्या हैं, यही हमने जानना है। माहिर नफ्सियात मैरी परवेज़ हमारे साथ। मैरी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में लोग हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा शायद हमारी तबीयतों में, रवैयों में भी ऐसा होता है। ये डेंजरस कब बन जाता है? हर शख्स को अपना आप अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। और ये डिसऑर्डर है कि इसके बारे में बताइएगा। सेल्फ लव या अपने आप को पसंद करना, ये एक वो मैं अपनी फेवरेट हूँ टाइप, वो अच्छा है, आपके लिए बेहतर है। लेकिन ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर कब बन जाता है, या इसको हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कब कहते हैं? वो तब कहते हैं जब ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि जो कुछ है वो मेरे लिए है, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, और अगर आपने स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे ना दिया तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ अनफेयर हैं। आप मेरे साथ अनफेयर हैं, आपने मेरे साथ बुरा सलूक किया है क्योंकि आपने मुझे वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। अब उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो दुनिया और चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, उनके लिहाज से उनके साथ वाकई गलत हो रहा है। उनके जहन के अंदर वो वाकई ऐसी चीज़ है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मैं जो हूँ वो विक्टिम हूँ। हालांकि अगर आप इसको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से जब उस सिचुएशन को देखेंगे तो आप बज़ाहिर हर नॉर्मल इंसान को यही पता चल रहा होगा कि नहीं, ये बंदा दूसरी के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इट कुड बी अ गाय, इट कुड बी अ गर्ल। नॉर्मली हम रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें जब देखते हैं तो ये मेजर रेड फ्लैग्स होते हैं, जो कि इसको जब हम अनेबल करते जाते हैं, फीड करते जाते हैं, हम जब बात मानते जाते हैं, जी करते जाते हैं अगले बंदे को प्लीज़ करने के लिए, हम उस डिसऑर्डर को फीड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक हो गई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो गया, दूसरा वो डिनायल के अंदर होते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, अगला बंदा गलत है, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसी चीज़ की नहीं जिससे किसी को तकलीफ हो, मुझे तकलीफ दी जा रही है। आप ऐसे इंसान को अगर समझाने के लिए बैठेंगे उनके साथ तो वो चीज़ आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाएगी। या फिर वो दूसरा केस क्या होगा कि वो आपको लगेगा 5 मिनट्स डाउन द कॉन्वर्सेशन कि कैसे आप कसूरवार हैं। अच्छा, क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं, उनको रोना भी आएगा, उनको गुस्सा भी आएगा, जिसको आप नार्सिसिस्टिक रेज कहते हैं। अच्छा। उनको गुस्सा भी आएगा क्योंकि उनको यही लग रहा है कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन मेरी इसका कोई हल भी है कि नहीं है? क्योंकि अब अगर एक बंदा इस हद तक पहुंच गया, उसको वो दूसरा बंदा समझा रहा है, वो भी समझ रहा है कि 5 मिनट तक आपने जैसे बताया कि वो समझ रहा था कि मैं शायद गलत हूँ, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है इस डिसऑर्डर को? अच्छा, इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि ऐसे लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं नॉर्मल फंक्शनल तरीके से रह रहे होते हैं। काम अगर कर रहे हैं तो वो उनको यही होगा। हाँ, उनके रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, बिकॉज हर बंदा चाहता है कि मुझे एटलीस्ट अगर सुपीरियर नहीं तो एटलीस्ट मुझे मेरी रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल, हाँ, कुछ तो समझो मुझे। लेकिन अगर उनके रिलेशनशिप्स क्योंकि वर्क नहीं कर रहे होते तो उनकी हर रेल्म ऑफ लाइफ अफेक्ट ज़रूर होती है। लेकिन इसको पिन पॉइंट करना जो ना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है कि ये बंदा बस मुश्किल सा है, ये अपने आप को कुछ समझता है, इसमें एरोगेंस है, हम वो चीज़ें लेबल्स लगाते हैं ना, उनको असल में प्रॉब्लम ये होता है। अब इसका हल क्या है?
ऑनेस्टली स्पीकिंग जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको कहते हैं कि नॉर्मल बंदे को चाहिए कि वो कम से कम उनको समझाने की कोशिश करे। अच्छा। क्योंकि यू विल एंड अप इनटू एन आर्ग्यूमेंट, आपको ही विक्टिम फील करवाया जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आपको जब ये चीज़ें आप कुछ देख लें, ये जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो सिम्टम्स अगर आप देख लेते हैं तो आप उनको कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल साइको एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, उनको थेरेपी की तरफ लेकर जाएं। साइको एजुकेशन क्या है? यू रीड एन आर्टिकल ऑन नार्सिसिज्म और आपने देखा कि ये सारे सिम्टम्स एक बंदे के अंदर है, यू शेयर इट विद देम, उनको एजुकेट करें कि ये है कैरेक्टरिस्टिक्स आपके। हम एस्ट्रोलॉजी शेयर करते हैं ना, स्कॉर्पियंस ऐसे हैं, एरीज ऐसे हैं, लोगों को इंटरेस्ट होता है पढ़ने में। जब आप किसी को ये दिखाएंगे, सुनाएंगे, तो उसको ये नज़र आएगा कि ओ ये ट्रेड्स तो मेरे में हैं। सो शुरू में अगेन दे विल बी इन अ डिनायल, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते होंगे कि मुझे कोई मसला है। वही बात है कि उनको लगता है कि मैं तो सबसे बेहतरीन इंसान हूँ, तो मुझे कोई मसला कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम उनको एजुकेट करेंगे, देयर आर चांसेस कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जब तक वो इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हम उनको जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ नहीं ला सकते। ठीक है, हम इसके कॉजेज पे आते हैं। हम बचपन में मेरा ख्याल है जाएंगे कॉजेज के लिए। पेरेंट्स क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका बच्चा ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे माँ बाप ने तो हमेशा ये कहा कि ये तो कुछ भी नहीं करते, दूसरे के बच्चों को देखो और कहीं भी किया। और वो बचपन में बात बहुत बुरी लगती थी, आप समझ लगती है नहीं शायद वो ठीक बात थी, और हमारे ऊपर एक प्रेशर फिर भी रहता था कि यार कुछ करना है इसमें। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चा गलत भी हो तो वो लड़ाई कर देंगे, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। क्या ये रीजंस होती हैं कि बच्चा आपका ऐसा हो जाता है या कुछ और मल्टीपल रीजंस? अच्छा, चाइल्डहुड हमेशा जो भी है चीज़ें आपकी जो आज पर्सनालिटी है वो ऑब्वियसली विद इन अ डे नहीं बनी है। और इस तरह का अगर आपको कोई डिसऑर्डर हो गया है जो कि आपने ऑब्जर्वेशन से या लर्निंग से किसी तरीके से पिक की हैं चीज़ें, तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है पेरेंटिंग का। नॉर्मली द ओल्डेस्ट एंड द मिडिल चाइल्ड, ये वो दो लोग होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ईदर दे आर द मोस्ट पैम्पर्ड और दे आर द मोस्ट निगलेक्टेड। दोनों एक्सट्रीम केसेस होते हैं कि क्योंकि अगर जो बड़ा बच्चा है उसको नए बच्चे के आने के बाद उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, एंड देन पेरेंट्स वांट के बच्चा जो है वो समझ जाए बस खुद। और वो बड़ा बच्चा जो है, आप अक्सर सुनेंगे जो भी ओल्डर किड्स होते हैं वो बड़े होकर भी इवन वो कंप्लेन करते हैं कि कैसे हमारे साथ ये हुआ बचपन में और मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ी है। वो द मिडिल चाइल्ड वो फील करता है कि मैं इग्नोर्ड था, मैं निगलेक्टेड था, क्योंकि मेरे से बड़े को और मेरे से छोटे को जो है वो सारी इम्पोर्टेंस कैंपेन चलाते हैं कि मिडिल चाइल्ड डे मनाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे हमारे हकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो ये जो चाइल्डहुड का इम्पैक्ट है एक बच्चे के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस से क्रिएट कर सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये सारी चीज़ों को भी अगर आप प्रोटेक्ट कर लें, अगर पेरेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को गौर करके अपनी पेरेंटिंग करें और देखें कि हर बच्चे को इक्वल चांसेस मिल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिम्टम्स के अंदर थी, दीज पीपल प्ले विक्टिम ऑल द टाइम। ये विक्टिम जो प्ले करते हैं, मेरे साथ बचपन में ये हुआ, मेरी अम्मी ने ये किया, अब्बू ने ये किया, मेरे सारे रिलेशनशिप्स के अंदर आई एम द हीरो और हेरोइन, और वो जो मेरा पार्टनर है उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती कर दी, तो विलन बन गए, वो विलन बन गए हैं। तो वो जो विक्टिम प्लेइंग का जो एस्पेक्ट है वो उनके सिम्टम भी है और उनका कॉज भी है, बिकॉज देयर कुड बी चांसेस कि वाकई में कभी उन्होंने एक्चुअली में विक्टिम फील किया हो, एंड देन दे स्टार्ट टू प्रोजेक्ट इट इन अ वे कि वो उनकी अब रियलिटी ही वही बन गया। तो आई थिंक कि ओवरऑल जब तक कि हम एजुकेट नहीं करते उनको, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि येस वी हैव अ प्रॉब्लम, वी कांट टेक देम इनटू एनी ट्रैक, तब तक हम उन्हें ठीक ही नहीं कर सकते। हमने मतलब पेरेंट्स पे ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बचपन से ही थोड़ा सा देखना शुरू करें, अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मेरी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी है और आपने बहस नहीं, अगर आप आइडेंटिफाई कर लें, आप कोशिश करें कि बहस, उन्होंने मेरी भी कह रही कि बहस का कोई फ़ायदा नहीं है, सब बहस नहीं करनी चाहिए। और यकीनन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे कि एक वक्त आता है आपको लगता है कि मैं दीवार में सर मार रहा हूँ, ये वो वाले लोग हैं। हाँ, दीवार में सर मारने वाले ये बेहतर है कि हम आमतौर पर कहते हैं बैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, ये वो वाली मतलब कहावतें हैं। तो फिर इसमें यही होता है कि आप जो है आप एक स्टेप पीछे आ जाएं, आप उनसे आर्ग्यूमेंट ही ना करें, लेकिन एक्सपर्ट्स का काम है इनको उधर रेफर आपने करना है। हम आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करनी है अपनी ओरल हाइजीन के हवाले से, दांतों के हवाले से खुसूसी तौर पर हमने बात अगर आपने खूबसूरत स्माइल अपनी रखनी है तो फिर उसमें दांतों को आपको बहुत ज़्यादा करना होगा कि आपको दांतों का बहुत कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती के लिए हर कोई को काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं। हम क्या बात कर लें, हम मर्दों की बात कर लें, ख़वातीन की बात कर लें, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दांतों को खूबसूरत कैसे बनाया जाए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो एक बाद की चीज़ें आ जाती हैं, दांतों का टेढ़ा हो जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
उसका सोल्यूशन क्या है, इस पे हमने बात करनी है। हमें ब्रश का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं आता, हम पता नहीं कितने साल एक ही ब्रश इस्तेमाल करते चले जाते हैं, वो कब तब्दील होना चाहिए। हमारे टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर मुस्कुराते वक्त आप कैसे लगते हैं, जो कि हमारा एक बड़ा मसला है। जिनको बाकी मसाइल नहीं है ना, उनका ये मसला है कि जी हमारे दांत लगेंगे कैसे, स्माइल करते अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो हमारे दांतों का कलर कैसा हो जो कि लोगों को अच्छा लगे। अगर लोगों को बुरा लग रहा है तो वो फिर क्यों लग रहा है, आपके दांत आपने क्या ब्रश नहीं किया सही तरह से, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे और बात भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर ज़हरा मसूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से अगर हमने पहले ये स्माइल वाली बात करें, हम यहीं से लेते हैं, आसान चीज़ से लेते हैं कि स्माइल को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, दांतों को खूबसूरत कैसे बनाया जाए। अच्छा, दांतों को खूबसूरत इस तरह बनाया जा सकता है कि हमने जो है, देखें जब भी हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो दांत नज़र आते हैं, ठीक है। एक तो ये कि एस्थेटिकली वो जो है वो प्लीजिंग होने चाहिए। सेकेंडली हमने फंक्शन वाइज इसका बहुत ख्याल रखना है, हमने दांतों की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि एक फेमस चाइनीज़ सेइंग है, ओल्ड सेइंग, कि हेल्दी माउथ इज़ एन हेल्दी बॉडी। यानी अगर आपके दांत और मसूड़े सेहतमंद हैं तो आपकी बॉडी भी सेहतमंद है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब मुंह के अंदर हमारी प्राइमरीली जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दांत होती है और साथ मसूड़े होते हैं, ठीक है। दांतों के ऊपर जो हम सारा दिन खाते पीते हैं, जो इसका दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, दैट इज़ प्लाक। प्लाक में क्या होता है, जो हम सारा दिन खाते पीते हैं वो एक लेयर की शक्ल में, एक इनविजिबल लेयर की शक्ल में जो है वो दांतों के ऊपर जमना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर टन्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करते, अपनी दांतों की सफाई का ख्याल नहीं करते, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इस प्लाक के अंदर, ये उस फूड को कंज्यूम करते हैं, इनके जिस्म के अंदर से तेजाबी मादा निकलता है, जो कि जो है वो दांतों के अंदर खोड़ या कैविटीज जो है उसका बायस बनता है। प्रॉब्लम कैविटीज के साथ सबसे बड़ी ये है कि ये स्टे नहीं करती एक जगह पे। अगर कैविटी लग गई है, आपने उसको फिल नहीं करवाया या फिर अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, तो ये कैविटी बढ़ते बढ़ते दांत के क्राउन से दांत की जड़ों तक चले जाती है। या और अगर इस स्टेज में भी रूट कैनाल नहीं करवाया तो जड़ से होती होती नीचे हड्डी तक जाके हड्डी का इन्फेक्शन का बायस बनती है, और इन दी एंड जो है वो दांत को उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, पस पड़ जाता है और हमें दांत ही रिमूव करना पड़ जाता है। अच्छा, ये प्लाक जो है ये सिर्फ दांतों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये मसूड़ों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। होता क्या है कि जो मसूड़ों के ऊपर जो प्लाक की लेयर जम जाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने के साथ साथ मांसखोड़ा बन जाती है, यानी कैलकुलस बन जाती है। तो इससे क्या होता है, मसूड़े जो है वो सूज जाते हैं, ढलक जाते हैं, इनके अंदर पॉकेट्स बन जाती है, खून आना शुरू हो जाता है, और ओरल इन्वायरमेंट यानी बाहर की जो इन्वायरमेंट है उसके साथ वो एक्सपोज हो जाते हैं, जो मसूड़े की नीचे की हड्डी होती है। तो वहाँ से इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता नीचे हड्डी तक जाता है और उसके बाद फिर पूरी बॉडी में एंटर हो जाता है। यानी आपने देखा होगा कि जो हार्ट डिजीजेज हैं उसमें भी कहते हैं ना कि दिल के शरियानों में वो पत्थर जम गया, कैलकुलस जम गया, दिस इज बेसिकली दैट पाथवे। यानी बेशुमार दिल की बीमारियां मसूड़ों की बीमारियों के साथ लिंक्ड है, जिसमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो दिल की वॉल्व्स की बीमारियां हैं उसका बायस बनती हैं, दिल की शरियानों में कैलकुलस का बायस बनती है। बल्कि यहाँ तक भी महदूद नहीं है ये बात, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ठीक है, और वो अपने मसूड़ों की सेहत का ख्याल नहीं रखते या दांतों की सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती हैं। फिर एक तीसरी ऐसी कंडीशन आती है ऑस्टियोप्रोसिस की, यानी जिसमें हमारी जो जिस्म की हड्डियां हैं वो वीक और ब्रिटल हो जाती हैं, ठीक है। तो वो उसका भी डायरेक्ट लिंक है मसूड़ों की सेहत के साथ। फिर एक डिजीज़ है अल्जाइमर डिजीज़, जिसमें भूलने की बीमारी होती है, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है उन ऐसे अफराद के साथ जो अपनी मसूड़ों की सफाई का ख्याल नहीं रखते। फिर आखिर में हामला ख्वातीन जो हमल के दौरान अपने मसूड़ों की और दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखती, वहाँ पर उनका क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब डिलीवरी होती है तो या तो बच्चा लो बर्थ वेट का पैदा होता है या प्री मेच्योर हो जाता है। इसलिए हमल के दौरान भी बेहद ज़रूरी है कि अपनी हाइजीन को डबल बल्कि ज़्यादा उसकी तरफ। अच्छा, ये करना कैसे है? हम पहले से शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमें तो ब्रश का इस्तेमाल भी नहीं आता। यहाँ से शुरू करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल कैसे करना है, कितने अरसे बाद ब्रश को तब्दील करना है, कितनी देर तक साल नहीं करते हैं। मेरा तो वही ब्रश है, तुम इतने तब्दील कर लेते हो। अच्छा, हमें ब्रश जो है ना आफ्टर 3 मंथ्स हमें चेंज कर लेना चाहिए। जितने भी हमारे क्लीनिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
जैसे अब झाड़ू है, झाड़ू की एक लाइफ है, आपने 1 महीना इस्तेमाल किया, 2 महीने इस्तेमाल किया, बस वो फिनिश हो जाता है। बर्तन धोने का स्पंज है, 2 महीने इस्तेमाल किया, बस वो उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। सिमिलरली जो टूथब्रश भी होते हैं, ये तो डिस्पोजेबल आइटम है ना, इसने मैक्सिमम काम करना है 2 महीने या 3 महीने, उसके बाद इसकी दांत साफ करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। तो आप मैक्सिमम जो है 3 मंथ्स के बाद इसको डिस्पोज ऑफ करके नया टूथब्रश जो है वो यूज कर लेना चाहिए। दिन में 2 दफा ब्रश करना है? दिन में 2 दफा ब्रश करना चाहिए। टाइम करते रहना चाहिए ब्रश? रात को सोने से पहले लाजमी टूथब्रश करना है, क्योंकि 99% जो कैविटीज होती हैं वो रात के टाइम में होती हैं। इसलिए जो हमारा सबसे जो पूरे दिन का जो सबसे बेहतरीन टाइम है ब्रश करने के लिए, दैट इज बिफोर गोइंग टू द बेड। दिस इज द लास्ट टाइम जो हमने बेड पे जाने से पहले जो है अपने दांत साफ करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं, मुंह में ना तो कुछ खा पी रहे होते हैं, ना स्लाइवा होता है, तो वो जो बैक्टीरियाज हैं उसको अपनी एक्टिविटी करने के लिए बड़ा फेवरेबल सा एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसलिए हमने जो दिन भर का खाया पिया होता है, हमने रात को सोने से पहले उसको लाजमी साफ़ करना होता है। और उसमें ये कि सुबह उठें, जब दांत साफ करके सो जाएं, सुबह उठें तो मुंह से स्मेल नहीं आती। जिन लोगों के मुंह में कैविटीज होती हैं, मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, उनके तो आती है, लेकिन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनके मुंह में कोई कैविटी नहीं है और कोई मसूड़ों की बीमारी नहीं है, उनके मुंह से स्मेल नहीं आती। वो एज इट इज़ जो है वो सिर्फ कुल्ली करें, कुल्ली करने के बाद नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद जो है वो अपना टूथब्रश करके फिर जहाँ जाना है। ये भी हमारी वैसे प्रैक्टिस गलत है कि ब्रश करके आओ फिर नाश्ता करो, नाश्ते के बाद करना। फिर उससे होता ये है कि अगर हमने पूरा दिन तो ब्रश नहीं किया, नाश्ता करने के बाद जब हम ब्रश करके जाते हैं, फिर हम एज इट इज गंदे दांत लेके चले जाते हैं। यानी पूरे दिन में हम सिर्फ 10 मिनट के लिए दांत साफ रखते हैं, क्योंकि और उसके बाद जो सारा दिन का वो खाया पिया वो तो दांतों के साथ लगा रहता है। सामने ना कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं, ये हम चाहेंगे कि वो हमें इसमें भी बताएंगे दांत टेढ़े होने के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनको इधर रखें, उधर से आपको ठीक नजर भी नहीं आ रहा होगा। डॉक्टर साहब, ये मॉडल्स के बारे में तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक हेल्दी दांत का मॉडल है, ठीक है। इसमें मतलब ये एक हेल्दी दांत है जिसमें ऐसे लेयर्स हैं। जब वो दांत सड़ना शुरू हो जाता है, यानी ऐसे उसमें खोड़ बन जाती है, वो खोड़ चाहे यहाँ से लगे, चाहे साइड से लगे, चाहे ऊपर से लगे, तो वो खोड़ किस तरह ट्रैवल होती जैसे मैंने आपको शुरू में बनाया था कि कैविटी डजंट स्टे अनलेस एंड अनटिल आपकी इतनी अच्छी ओरल हाइजीन हो जाए कि वो उसमें वो ट्रैवल होती ये दांत के जड़ तक पहुंच के यहाँ से फिर हड्डी के नीचे चले जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। ये मॉडल तो उस बारे में है कि किस तरह खोड़ जो है वो ट्रैवल करती है। फिर उसके बाद जो है दूसरा ब्रशिंग भी मैंने बता दिया आपको। अब जो तीसरा मॉडल है मेरे पास, ये फिक्स ब्रेसेस का है और ये रिमूवेबल ब्रेसेस यानी अलाइनर्स का है। तो हम इसको समझाने से पहले हम पहले उस कॉजेस पे बात कर लेते हैं कि दांत टेढ़े क्यों होते हैं और ये ब्रेसेस की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है और क्यों पड़ती है। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा जिन पेरेंट्स के दांत टेढ़े होते हैं ना, यानी जेनेटिकली जिनकी इनहेरिटेंस होती है, उन बच्चों के दांत टेढ़े होने के बहुत चांसेस होते हैं। यानी आप समझ लें कि 90% अगर हेरिडिटी ये कंडीशन है तो बच्चों के दांत टेढ़े होंगे। सेकेंडली, वो बच्चे जो 2.5 साल से ऊपर तक मुंह में जो है वो फीडर का इस्तेमाल करते हैं और पैसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें बहुत चांसेस हो जाते हैं कि उनके सामने वाले दांत जो हैं वो टेढ़े हो जाएं। इसलिए जब भी आप फीडर वगैरह या पैसिफायर्स का इस्तेमाल करें, बस मेक श्योर कि 2.5 साल से ऊपर के बच्चे को छुड़वा दें, उसको वीनिंग पे आ जाएं और कप्स वगैरह पे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उस पे आ जाएं, ठीक है। फिर तीसरा जो है, बच्चों को एक आदत होती है थंब सकिंग की, हर वक्त जो है वो मुंह में अंगूठा रख के सकिंग करते रहते हैं, तो इस वजह से भी उनके जो दांत हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, सामने से दांत खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक आदत होती है टंग थर्स्टिंग की, जुबान लगाते हैं, तालू पे जुबान लगाते हैं, दांतों पे जुबान लगाते हैं, उस जुबान लगा कर ये अपने दांतों की अलाइनमेंट जो है वो खराब कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक कंडीशन होती है, रात को बच्चा मुंह खोल के सोता है। रात को मुंह, आप पेरेंट्स को चाहिए कि लाजमी नोट करें कि कहीं बच्चा रात को मुंह खोल के तो नहीं सो रहा। किस उम्र का बच्चा है? जिस मर्जी उम्र का बच्चा, जिस मर्जी उम्र, चाहे वो 4 साल का, चाहे 5 साल का, चाहे 6 साल का, चाहे 7 साल का, उसका रात को मुंह खुला नहीं होना चाहिए। अब उसकी कोई कॉज हो सकती है, हो सकता है बच्चे को नाक से सांस ही नहीं आता और वो इस वजह से जो है रात को मुंह खोल के सोता है। टीवी देख रहा है बच्चा, मुंह खोल के देख रहा है, क्यों देख रहा है? इसकी रूल आउट कॉज होनी चाहिए कि आइदर ये साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल कैसे ठीक होगी कि आप बार बार उसको कहें कि मुंह बंद करो तो वो आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर थोड़ी देर बाद फिर मुंह खोल लेता है, इसका मतलब है उसकी नेजल में कोई
ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ENT इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सारे अगर ये चीज़ें एड्रेस नहीं होती तो फिर बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते हैं। फिर वो बच्चे जिनके दूध के दांत जल्दी गिर जाते हैं, दूध के दांत में एक प्रॉपर शेप में होते हैं, एक अलाइनमेंट में होते हैं। जब वो अपनी जल्दी दांत गिर जाते हैं, अपने वक्त से पहले गिर जाते हैं, जो नया आने वाला पक्का दांत होता है उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही होती कि उसने किस डायरेक्शन में निकलना है, तो या आगे निकल जाता है या पीछे निकल जाता है या वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारी कॉजेज हैं जो मदर्स को, जो हैं पेरेंट्स को, इस चीज़ को पहले अवेयरनेस होगी तो ही वो देखेंगे ना कि बच्चे में इस कहीं टेढ़ा। आपने जल्दी से हमें बताना है कि इसके रेमेडीज के हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ा मसला लोगों का ये भी है कि हमारे दांत जो है ना वो सफ़ेद नज़र आने चाहिए, उसके लिए कोई रेमेडी मौजूद है? सफ़ेद नज़र आने के लिए एक तो रात को सोने से पहले ब्रश करना है, सुबह उठ के नाश्ते के बाद ब्रश करना है, प्रॉपर टाइमिंग से 2 मिनट दे के तसल्ली के साथ एक सरफेस को दांत साफ करना है। उसके बाद जो दिन भर का जो भी खाया पिया होता है ना, उसके बाद कुल्ली लाजमी करनी है, कुल्ली लाजमी करनी है। और दिन के किसी हिस्से में नमक वाले पानी के गरारे लाजमी करने हैं, बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे हम अंडे के ऊपर जितना स्प्रिंकल करते हैं ना, बस उतने सॉल्ट के साथ, पानी के साथ डाल के ये करना है। अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे, यानी रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करेंगे और पूरे दिन में कुछ भी खाएंगे पिएंगे, उसके बाद उंगली लगा के दांत साफ कर लेंगे, तो दांत मेंटेन रहते हैं। अच्छा। अब ये है कि वक्त के साथ साथ पिलाहट आ जाती है, जैसे हमारा वाइट कपड़ा होता है वो भी हम जब इस्तेमाल करते रहते हैं वो पीला हो जाता है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि जो दांत हैं वो थोड़े से येलो हो जाते हैं। जब एक दफ़ा येलो हो गए हैं तो देयर इज़ कोई टोटका ऐसा नहीं है जो घर पे उसको वाइट कर सकते हैं। अब आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा, उसमें एक ब्लीचिंग एक मेथड होता है जिसमें एक हल्की सी ब्लीच के साथ जो है वो ऊपर जो पिलाहट वाली लेयर है वो उतार दी जाती है और उससे जो दांतों की शाइन है वो रिस्टोर हो जाती है। ये सेफ है और दांतों को कोई नुकसान नहीं होता? ये सेफ है। अगर आप एक रजिस्टर्ड डेंटिस्ट के साथ करा रहे हैं जो इसकी नो हाउ रखता है कि किस तरह के दांत है, उस पर कितना ब्लीच का कंटेंट लगाना है, कितनी देर के लिए लगाना है, अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो सेफ है। अगर किसी आप खुद से कर रहे हैं या किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जिसको ब्लीचिंग मेथड ही नहीं आ रहा, तो फिर डेफिनेटली नुकसान है। ठीक है डॉक्टर ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का हिस्सा बनी, उन्होंने हमें मॉडल्स भी दिखाए हैं, समझाने की भी कोशिश की, अपनी रूटीन ठीक करना, दांतों की सफाई का खुद ख्याल जरूर करें, रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।